अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और आधा पार्ट हमने यूसीएम का वहां पे मुकम्मल कर लिया था। तो ये वीडियो एक तरह से उसी की कंटिन्यूटी में चल रही है। तो अगर आप आज के लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स का पूरा फील लेना चाह रहे हो तो वो लेक्चर आपका देखा होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने देखना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, डेली लाइफ की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती हैं, बॉडी को दायरे में घुमा रही होती हैं और उससे रिलेटेड आपका एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे एक गो में लेक्चर देखें, अगल बगल आजू बाजू जो मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करेंगे अभी, और नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएंगे। अगर किसी वजह से आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो मैंने इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं, उसको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो भैया, हमें ये बात पता है कि जब कभी भी कोई बॉडी हमारे पास दायरे में घूम रही होती है तो इसके पास लीनियर क्वांटिटीज के साथ साथ एंगुलर क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो सरकमफेरेंस पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, तो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मौजूद होती है। यानी कि अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दूं, मान लो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और ये डिफरेंट पॉइंट्स है जिनसे होती हुई बॉडी गुजरी है, तो अगर मुझे इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी को दिखाना हो, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो कहां होगा, उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। ये रहा इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कुछ यहां होगा, इस पॉइंट पे कुछ यहां होगा, कुछ ऐसा होगा, यहां कुछ, यहां कुछ, यहां, ठीक है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके। तो हमें ये नजर आ रहा है कि भाई साहब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये एक अदद कैसी क्वांटिटी होती है मेरा बेटा, ये एक अदद होती है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मेरे बच्चे होती हैं दो चीजें। कौन कौन सी? एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है भाई साहब उसका डायरेक्शन। अभी हम कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या खास बात होती है कि इसके अंदर बॉडी जो रोटेट कर रही होती है उसका स्पीड कैसा होता है? कांस्टेंट। यानी ना तो एंगुलर स्पीड बढ़ रही है ना लीनियर स्पीड बढ़ रही है। मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोला, मैंने क्या कहा? स्पीड कांस्टेंट है। यानी कि अगर ये स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो बॉडी मुसलसल 4 मीटर पर सेकंड से ही रोटेट कर रही है। अगर एंगुलर स्पीड 4 रेडियन पर सेकंड है तो बॉडी 4 रेडियन पर सेकंड से ही रोटेट कर रही है। जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है और जब लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है तो मेरा बेटा AT भी 0 होता है और अल्फा भी क्या होता है? 0। AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि आती है जब लीनियर स्पीड चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा 0 क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फिर हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, भले मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, तब भी हम कहेंगे हमारा वेक्टर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप नोट करो, टेंजेंशियल वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। देखो जब यहां पे था तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां था? अपवर्ड। यहां आया तो डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड। नजर आ रहा है? फिर यहां पे देखो डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, यहां ऐसा जा रहा है, डायरेक्शन मुसलसल क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का चूंकि डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है उससे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला हमारे पास था AC = v²/r, जो हमने ड्राइव किया था। यहां तक की सारी कहानी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, जो कि यूसीएम का पार्ट नंबर 1 है, उसमें मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या ताल्लुक है, ठीक है। चलो
अच्छा, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां से लेके नहीं चलूंगा जैसे अक्सर किताबों में लिखा होता है ना, कि डायरेक्टली बता देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वो ताकत है जो बॉडी को दायरे में घुमाने की जिम्मेदार है। बिल्कुल एग्रीड, वही ताकत है जो बॉडी को सर्कल में घुमा रही है, एग्रीड। लेकिन हम एक और तरह से देखते हैं इसको। हम पहले यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि इस मोशन को देखते हुए क्या हमें ऐसा लग भी रहा है या नहीं कि यहां फोर्स है। मतलब ये मोशन नजर आ रहा है, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमें यह साबित करना है कि इसको देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि यहां बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। चलो बच्चे, हमने डायनामिक्स के अंदर जब मैंने आपको मोशन एंड फोर्स पढ़ाया था, वहां हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। तो हमने वहां पे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 पढ़ा था। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 ये कहता है कि आप कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, अनबैलेंस फोर्स, तो वो क्या करती है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आसान जबान में बिल्कुल सिंपल, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि ये कहना चाह रहा है आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी मेरा बेटा एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर चेंज होता है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या अगर डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए। कोई एक भी चीज चेंज होगी तो हम कहेंगे वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। आप नोट करो, इस पॉइंट पे जब बॉडी था तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, यहां आया वेलोसिटी चेंज, हाँ या ना, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। बॉडी एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब बॉडी पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो पहला सबूत इस बात का कि जब बॉडी दायरे में घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बॉडी पे हर लम्हे फोर्स एक्ट कर रही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वेलोसिटी चेंज होती दिख रही है, इसका मतलब फोर्स लग रही है। एक और मिसाल से समझते हैं। चलो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें नहीं पता, कोई मसला नहीं है। हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 देख लेते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 क्या कहते हैं कि कोई बॉडी जो स्टेट परफॉर्म कर रही है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो, इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करते रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। बड़ा हमने ये चीज। अब देखो यहां पे अगर एक बॉडी इस पॉइंट के ऊपर है, बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है, बॉडी यहां पर है। अगर इस पॉइंट पे मेरा बेटा ये स्ट्रिंग टूट जाए, स्ट्रिंग टूट जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो बॉडी है ये इस टेंजेंट के अलोंग मूव करती हुई जाएगी। यस। इसका मतलब जो इस बॉडी का मास है उसकी वजह से इसके पास जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, कि वही काम करे जो वो करना चाह रही है। तो बॉडी ऐसे टेंजेंशियली जाना चाह रही है, हाँ है ना। अरे भैया, अगर स्ट्रिंग यहां से टूटेगा तो बॉडी ऐसे टेंजेंशियली उड़ती भी जाएगी। तो इनर्शिया या उसका मास तो चाहता है कि वो अलोंग द टेंजेंट जाए, लेकिन टेंजेंट जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई ताकत लग रही है जो अल्टीमेटली क्या कर रही है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर रही है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रही है। देखो, एक बंदा सामने से भागता हुआ आ रहा है, एक बंदा सामने से भागता हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं उसका डायरेक्शन चेंज हो तो डेफिनेटली मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहां नोट करो, ये बॉडी टेंजेंशियली जाना चाह रही है क्योंकि इसका इनर्शिया मास चाहता है कि ये कहां जाए, टेंजेंशियली जाए, लेकिन जाती ऐसे है। फिर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहां जाना चाह रही है, लेकिन फिर जाती इस तरह है। यहां देखोगे तो फिर ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन जाती ऐसे है। यहां देखोगे तो फिर ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन जाती ऐसे है। मतलब हर पॉइंट पे ये बॉडी जाना चाह रही है टेंजेंशियली, लेकिन जाती कहीं और है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई फोर्स है जो लग रही है और अल्टीमेटली वो इसको वहां नहीं जाने दे रही जहां वो इनर्शिया की वजह से जाना चाहती है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 रिवाइज करो। कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो जो उसका
ऑलरेडी सेट स्टेट है वो उसी को कैरी करता है। तो इसका ऑलरेडी सेट स्टेट ये था, इसी को कैरी करता अगर फोर्स ना लगती। फोर्स है डायरेक्शन चेंज, फोर्स है डायरेक्शन चेंज, फोर्स है डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब कोई फोर्स तो है जिसका हमें यहां से एविडेंस मिल रहा हैगा। अच्छा, यहां तक हमें समझ में आ गई। ये फोर्स जो मेरा बेटा इसको दायरे में घुमाने का जिम्मेदार है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कॉन्सेप्ट को समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी इन अ सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम ये भी कह सकते हैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है by changing the velocity in terms of direction and not in terms of magnitude। ये velocity का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्ट करती है। ये फोर्स कैसे एक्ट करती है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस फोर्स का डायरेक्शन होता है मेरे बच्चे टूवर्ड्स द सेंटर। यही वजह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जब बॉडी है तो जो डायरेक्शन होगा ना, ये सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। यहां आई बॉडी, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां आई बॉडी, ये होगा। यानी कि हर पॉइंट पे जो बॉडी का डायरेक्शन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो हमेशा कहां होगा मेरे बेटे? टुवर्ड्स द सेंटर। हर लम्हे, एवरी टाइम, हमेशा कहां होगा मेरा बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर। आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कल आगे आएगा, बैंकिंग ऑफ रोड्स भी आगे आएगा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा? जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो बॉडी को दायरे में घुमाते रहने की जिम्मेदार जो फोर्स है वो कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कर रही है? बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रही है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। बॉडी की स्पीड चेंज नहीं कर रही। और इसका सबूत क्या है? कि जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के साथ हर लम्हे क्या है? परपेंडिकुलर है। फोर्स हर लम्हे क्या है? परपेंडिकुलर। सर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि इसका इससे क्या ताल्लुक है कि ये डायरेक्शन चेंज कर रही है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, अगर जहन में आ रहा है। देखो बच्चे, इसका ये ताल्लुक है, मान लो आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो मुझे पता है बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी, और बॉडी की स्पीड क्या होगी बच्चे? बढ़ेगी। बेसिक ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरा बेटा और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और मैं रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं 40 न्यूटन की, तो बॉडी डिसेलरेट होगी और बॉडी की स्पीड क्या होगी मेरा बच्चा? कम हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब आपने क्या सीखा? कि वो फोर्स जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे, जिस लाइन में मोशन हो रहा है, जिस लाइन में मोशन हो रहा है, जिस सीध में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर उसके अलोंग फोर्स लगे, चाहे पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल, उस फोर्स के पास यह सलाहियत होती है कि वो स्पीड बढ़ा भी सकती है और स्पीड घटा भी सकती है। तो ये जो फोर्स है, क्या ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है? कतई नहीं, हरगिज नहीं, ये तो परपेंडिकुलर लग रही है। तो परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स सिर्फ क्या काम करेगी? डायरेक्शन चेंज करेगी। इसको डब्बा बना के कहीं लिख लेना, सेकेंड ईयर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां भी ये जुमला बहुत काम आने वाला है। तो जो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंजेंट। इसके अलोंग अगर कोई फोर्स लगती तो वो स्पीड बढ़ाती, और अगर इसके इधर लगती, अलोंग में पैरेलल लगती तो बढ़ाती, अलोंग में एंटी पैरेलल लगती तो स्पीड कम करती। क्लियर हो गया? तो ये फोर्स क्या कर रही है? डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। और फोर्स हर लम्हे, अभी हम कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ हर लम्हे कैसा है? परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन निकालना हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, तो भाई साहब मुझे पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F = ma। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी कौन सी आएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, FC will be equal to m मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू क्या है? v² डिवाइडेड बाय r। एक फॉर्मूला ये रहा, mv² अपॉन r। अगर मैं उसको ओपन कर दूंगा, किसको?
v को, तो m अपॉन आर एज इट इज आ गया। v हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जिसको आप लीनियर वेलोसिटी कहते हो। हमें पता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में एक्सप्रेशन क्या होता है, v इक्वल्स आर ओमेगा, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर। तो भाई साहब ओपन कर दिया, m डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r से एक r मर गया, क्या बनता है आर एम ओमेगा स्क्वायर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक फॉर्मूला वो बन गया हमारे पास। इसी तरह हमें ये बात पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ये मान लो बेटा पॉइंट ए है, आपकी बॉडी यहां से चलना शुरू हुई और घूमते हुए वापस कहां आ गई, पॉइंट ए पे, तो जितना टाइम लगेगा हम कहेंगे वो क्या है, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर को मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अगर मैं यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालूंगा तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा बच्चे। तो मेरा बेटा अगर हम इसको ओमेगा की वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर देंगे, देखो हमारे पास क्या बनता है ये एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा एफ सी विल बी इक्वल टू एम आर आया एज इट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सही है भैया, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी आया, स्क्वायर अप्लाई करते तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बन गई है हमारे पास। सेंटीमीटर फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन होती है, बाकी डायमेंशन वही होगी mlt माइनस 2, जो नॉर्मल फोर्स की डायमेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये तो दो तरीके मैंने बता दिए आपको ये जहन में रखने के कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। एक और तरीका भी है, वो क्या है, फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो डेफिनेटली क्या है वहां पे फोर्स है। तो हमें यह बात पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली जो फोर्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, एक दो चीजें और देखते हैं। अब देखो बच्चे, हमें एक बात तो ये पता चल गई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट कर रही है, या कह लो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्ट कर रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कितना है, तो भाई साहब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है 0। क्यों भाई, देखो अगर मैं आपको बोलूं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कितना है, तो भाई साहब वो वर्क डन हो जाएगा 0। वजह, मेरा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, आप ओपन करोगे तो बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही है। अब आप नोट करो इस पॉइंट पे, देखो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी कहां है, अलोंग द टेंजेंट। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो रेडियस वाली लाइन होती है और उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस वाली लाइन, ये टेंजेंट, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पढ़ चुके ये बात। ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। मेरा बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब आपको याद आ रहा है जब मैंने कहा था कि हम जो ये लीनियर डिस्टेंस कवर होता है, आर्क लेंथ वाला डिस्टेंस कवर होता है, इसको हम छोटे 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 सेगमेंट्स में लेते हैं। वजह, वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो अगर ये दोनों टेंजेंट है यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। भाई डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट है जैसे वेलोसिटी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, तो अल्टीमेटली आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंगल 90 हो गया। यानी कि जब आप यहां पे पुट करोगे लाके तो ये बन जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। अच्छा, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट वर्क डन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना, यही पढ़ा था कि जो नेट वर्क डन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
कि सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो बॉडी, और ये हमने काम किसके लिए किया है, जहन में रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काम किया है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना आ रहा है, 0। तो अगर नेट वर्क डन 0 है मेरे बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल से निकालते हो। इसका मतलब ये 0 हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल 0 हो गया। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान में रहेगी ये बात। यानी कि जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई साहब, जहन में रहेगी ये बात। अच्छा, आगे देखते हैं अब जरा। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। मजीद मेरा बेटा इसके अंदर हम जरा जो वेक्टर्स है ना हमारे, वो वेक्टर्स एनालाइज कर लें दोबारा से, ताकि हमें उसके हवाले से भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, अगर मेरा बेटा मैं आपको यही चीज दोबारा बना के दिखा दूं, देखो हमारे पास अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसको हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं, ऐसे ही। मान लो मेरा बेटा कि ऑब्जेक्ट ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पे। ठीक है, अब मैं वेक्टर्स बना रहा हूं सारे के सारे। अगर मैं आपको बोलूं मुझे पोजीशन वेक्टर बताइए, तो भाई साहब ये होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का लोकेशन या एड्रेस बताएगा। अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, और यहां से मूव करते हुए ये भाई साहब होते 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 मान लो यहां कहीं पे आ गए। ठीक, यहां कहीं पे आ गए। गौर से सुनना, समझना गौर से। ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते घुमाते हुए आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे आ गया। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो मेरा बेटा ये होगा पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना, ऐसे ही होगा। बॉडी दायरे में घूम रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर मैं बनाता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो भाई साहब ये डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। सर ये तो यहां बनेगा ना, बिल्कुल यहीं बनेगा, मतलब AC जो ये वाला वेक्टर ऐसे बनेगा टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन गंदगी ना हो इसलिए मैंने यहां अलग से बना के दिखाया। दिख रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ पैरेलल होगी, वो भी कहां होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ये बन गया मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर, ऐसे ही है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे भैया इस पॉइंट के ऊपर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगी टुवर्ड्स द सेंटर, ये बन गई जनाब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहां होगी बच्चे, टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ये आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहां आ गई, टुवर्ड्स द सेंटर। अब आप नोट करो कि जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस पढ़ने, पोजीशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, एक अवे फ्रॉम द सेंटर है, एक टुवर्ड्स द सेंटर है। दूसरी चीज, पोजीशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर्स ये भी आपस में क्या है, एंटी पैरेलल, एक अवे फ्रॉम द सेंटर, दूसरा टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर मैं इसी पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी डायरेक्शन बना लूं तो भाई ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ या ना। तो आपको दिखाई दे रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दे आर परपेंडिकुलर। ये सब जहन में रहेगी बात। यहां पे भी अगर ड्रॉ करूंगा तो ये होगा जनाब, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। दिखाई पड़ रही है हमें ये बात अच्छे से, ठीक है। अब मजीद एक बात ध्यान में रखना मेरा बेटा, जब तक आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपके पास ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं, चाहे वो AC वेक्टर हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर हो, चाहे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर हो, चाहे आपके पास वो पोजीशन वेक्टर हो, ये सारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना मेरा बेटा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। वजह देखो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इन सारे वेक्टर्स का। v²/r, v चेंज नहीं हो रहा, r चेंज नहीं हो रहा, mv²/r, r ओमेगा, सही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, गौर से सुनिएगा, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर
दे आर चेंजिंग। वेक्टर के सेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, भले वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों ना परफॉर्म कर रही हो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर, क्या ये कांस्टेंट है? वेक्टर के सेंस में बात करें तो ये चेंज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बना के दिखाया। गौर से देखो, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन यहां पे देखो और यहां देखो, क्या ये डायरेक्शन आपको सेम नजर आ रही है? नहीं भाई, है ओरिजिन से पॉइंट तक की लोकेशन, लेकिन क्या ओरिजिन से पॉइंट तक की लोकेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में? नहीं भाई, इधर देखेंगे तो ये प्लस एक्स के अलोंग है, बॉडी यहां होती माइनस एक्स के अलोंग, ऊपर है प्लस वाई के अलोंग, नीचे है माइनस वाई के अलोंग, यहां है तो कुछ माइनस वाई है, कुछ प्लस एक्स है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहां से यहां तक का फासला भी रेडियस, ये वाला फासला भी रेडियस। सिमिलरली टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आर ओमेगा से ही आएगा, लेकिन यहां डायरेक्शन और है, यहां डायरेक्शन और है। तो क्या बात ध्यान में रखेंगे कि ये सारे वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, वहां पे अभी तो 80 नहीं है, यहां पे वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। जहन में रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। क्यों? देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने से क्या मुराद है कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो यूनिफॉर्म रेट से आता है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज आता है, ठीक है। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज आता है ना मेरे बच्चे, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कैसा होता है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन उसकी भी मुसलसल क्या होती है? चेंज होती है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहां होगी? अलोंग द टेंजेंट होगी। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है मेरे बच्चे, तो ये सब बातें आपने जहन में रखनी है, कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा। आगे चलते हैं और कुछ और चीज देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, यहीं पे ना एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है कि अगर मैं इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को ना वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखा जाएगा। यही चीज देखो मेरे बेटे, मैंने अभी आपको बताई भी थी और फिर यही चीज आपको यहां पे अभी नजर भी आएगी। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे मौजूद है, तो अगर मैं यहां पे पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो भाई साहब वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो वेक्टर होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो इस तरह से एक्ट कर रही होगी। तो अगर मैं लिखने के लिए जाऊंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है भाई? mv² डिवाइडेड बाय r। अगर वेक्टर के सेंस में लिखूंगा यही फॉर्मूला, तो fc विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, साथ में आ जाएगा r कैप। r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एक यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका काम क्या है? डायरेक्शन बताना। अगर इसको फर्दर ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा mv² डिवाइड बाय r, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, और साथ में यहां आ जाएगा एक नेगेटिव साइन। ये जो मेरा बेटा नेगेटिव साइन है, ये ध्यान में रखिएगा, ये नेगेटिव साइन नोट्स में भी मिलेगा और लास्ट लेक्चर में भी इस पे बात हुई थी। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर एंटी पैरेलल है किसके? पोजीशन वेक्टर के। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर कहां आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। और वेक्टर्स के अंदर हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स को, कि एक यहां है एक यहां है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए तो परेशान नहीं होना। ये है यूनिट वेक्टर, ये आंसर करता है डायरेक्शन का, कहां जाना है उसका आंसर ये यूनिट वेक्टर करता है। ये है पोजीशन वेक्टर, ये आंसर करता है दो चीजों का, कितना जाना है प्लस कहां जाना है, दो चीजों का आंसर करता है। ये है डिस्टेंस, ये आंसर करता है मेरा बेटा कितने का, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये आपके पास एक ग्राफ है, उसमें ये आपका ओरिजिन है, गौर से देखिएगा, और ऐसे आप 6 कदम चलने के बाद 1 2 3 4 5 6 कदम चलने के बाद आपको इस पॉइंट पे आना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है। तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ना यहां से यहां तक का, वो लेट से बनेगा 6i कैप। ये 6i कैप जो है ना, ये है मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर। ये बता रहा है कितना प्लस कहां, कितना चलना है? 6 कदम। कहां चलना है? आई कैप के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसमें से जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, ये आंसर कर रहा है कहां का, कहां चलना है? एक्स के अलोंग। इसमें से जो 6 है वो आंसर कर रहा है कितने का, तो ये डिस्टेंस है, ये यूनिट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये सब बात आपने जहन में रखनी है कि, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। डायमेंशन मैंने बता दिया, इसका यूनिट मैंने बता दिया। एक और चीज बच्चे के जहन में अक्सर एक चीज आती है, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए
कि मेरा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। देखो पहली चीज तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स है ही नहीं, ठीक है, कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। सर फिर क्या है ये, देखो समझो, बहुत मुश्किल करके आपको नहीं समझाएंगे, आप किताब में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा भाई वो फोर्स जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी, सूडो फोर्स होगी और ये होगा और वो। आसान, बिल्कुल सिंपल जबान में समझो। देखो भैया, किसी भी चीज को देखने के दो जाविये होते हैं, ठीक है। अगर एक बड़ा फेमस नॉवेल है उर्दू में जन्नत के पत्ते, उसमें भी आप पढ़ोगे तो उसमें जहां सिकंदर ये कहता है कि भाई आप, जहां सिकंदर होता है, पता नहीं जहान मिर्जा होता है, जो भी होता है, जो उसका हीरो है मेन, मैंने 7-8 साल पहले पढ़ा था नॉवेल, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई आप किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हो ना, तो आप कहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो वो बड़ा मायने रखता है। क्योंकि इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है, अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको यहां से खड़े होकर देखोगे तो ये 9 लगेगा और यहां से खड़े होकर देखोगे तो ये 6 लगेगा। फ्रेम का चक्कर है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। अब अगर कोई बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है ना मेरा बच्चा, उसको भी ऑब्जर्व करने के दो तरीके, एक आप बाहर से ऑब्जर्व करो, स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्व करो, एक इसके साथ अंदर बैठ के ऑब्जर्व करो। जब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, यह कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों कहलाता है, कैसे कहलाता है, वो मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। इसके अंदर से ऑब्जर्व करोगे तो ये कहला रहा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप भी जाहिर है साथ साथ घूम रहे हो, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आसान भाषा में और आसान करते हैं, जब आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों कॉन्सेप्ट? इसलिए नहीं है कि मेरा बेटा आपको यह बात पता है कि इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये जाना चाहता था ऐसे, इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इसके पास टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है और नतीजे में ये इस तरह से मूव करता हुआ यहां पे आ गया। पॉइंट समझ आया? इनर्शियली यहां जाना चाहता था, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगी, ऐसे मूव करता हुआ आ गया। अब यहां जाना चाहता है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगी, ये यहां जाना चाहता है, फोर्स बोलती है बेटा नीचे आओ, तो ये ऐसे इधर आ गया। अब यहां जाना चाहता है, फोर्स लग रही है इधर, तो ये ऐसे आ गया। और ये हरकत मुसलसल क्या हो रही है, चल रही है। समझ आ गई? ये बाहर वाले के लिहाज से, अभी कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप इसके अंदर मौजूद हो। जब आप इसके अंदर मौजूद हो तो कोई इनर्शिया थोड़ी है, आपको थोड़ी पता आप यहां जाना चाहते हो। आप अपने आप को इसके अंदर रखो, विजुअलाइज करो कि आप यहां मौजूद हो इसके अंदर। अगर आप यहां मौजूद हो, जरा मैं अपने आप को इमेजिन कर लेता हूं, भाई मैं यहां मौजूद हूं। अगर मैं यहां मौजूद हूं तो मुझे यह दिख रहा है वो सामने सेंटर है और मुझे सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रही है। इमेजिन करो आप यहां पर हो और आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स क्या हो रही है, खींच रही है। आपको इनर्शिया थोड़ी पता, आप तो इसके सिस्टम के अंदर आ गए। अभी आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रही है, लेकिन आप फिर भी एक परफेक्ट दायरे में तैर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, एक परफेक्ट दायरे में घूम रहे हो, एक सर्कल में घूम रहे हो। भाई नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, अगर आपको कोई फोर्स खींचेगी तो आप तो वहां जाओगे, लेकिन मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, लेकिन मेरा सेंटर की तरफ डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा। समझो, मान लो सेंटर से मेरा फासला 5 मीटर है, मुझे फोर्स अपने पास खींच रही है कि भाई ये खत्म करो फासला, लेकिन मैं एक सर्कल और ऊपर चला गया, अभी भी फासला 5 मीटर है, और ऊपर गया, अभी भी फासला 5 मीटर है। यानी फोर्स के लगने के बावजूद मेरा सेंटर से फासला कम नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझ पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है, नेट एक्शन 0 हो रहा है। अगर 5 न्यूटन फोर्स वहां लग रही है तो मुझे वहां जाना चाहिए। अगर मैं नहीं जा रहा और मैं इक्विलिब्रियम के अंदर हूं, इसका मतलब पीछे से भी मेरे ऊपर इतने ही फोर्स और लग रही है। यह फोर्स कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आपको नजर आएगी जब आप कहां होगे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स, देखो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आपको सेंटर की तरफ खिंचे चले जाना चाहिए था, नहीं जा रहे। इसका मतलब कोई ताकत पीछे की तरफ लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर बुला रही है। हर लम्हे सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ बुलाती है। रोटेटिंग फ्रेम में देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर बुला रही है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको यह लग रहा है हाँ सही, अब सही है, एक फोर्स आगे बुला रही है, एक फोर्स पीछे बुला रही है, नेट इफेक्ट 0 हो गया, मैं मजे से किस में घूम रहा हूं, दायरे में घूम रहा हूं। वो ताकत जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट कैंसिल आउट करती है, नलिफाई करती है, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है भाई साहब?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे वो बता दो फॉर्मूला, तो भाई साहब mv² डिवाइडेड बाय r। क्यों भाई? जितनी फोर्स सेंटर पे बुला रही है उतनी फोर्स तो सेंटर से अवे बुलाएगी, तभी तो आप घूम रहे होगे। पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है। और यहां पे एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन अगर आप यहां लगा रहे हो तो भाई यहां ना लगाना, अगर यहां नहीं लगा रहे तो फिर यहां लगा लेना। मतलब ये यूं होता है, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हो mv² बाय r, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा -mv² बाय r। लेकिन हमने चूंकि वेक्टर सेंस के अंदर यहां नेगेटिव साइन लगाया है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भाई ये टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी कि हम इस साइड को नेगेटिव मार रहे हैं तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये साइड अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नेगेटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कैसा माना जाएगा? फिर पॉजिटिव। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई ये और ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल। अगर इसका मैं वेक्टर वाली टर्म लिख दूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू mv² बाय r मल्टीप्लाई बाय r अपॉन r। सेम चीज बन गई, बस यहां प्लस साइन आ जाएगा, यहां माइनस साइन आ रहा है वहां प्लस साइन आ जाएगा, जो ये बता रहा है। इसका दूसरा सबूत ये, अगर स्ट्रिंग टूटेगा तो आप अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करते हुए जा रहे होगे, दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेटिंग फ्रेम के लिहाज से, बाहर वाले के लिहाज से, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। सही हो गया? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये वैसे ही बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया था, बच्चा बोलते हैं अक्सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने के लिए। अब देखो मेरा बेटा, आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि जो ताकत बॉडी को दायरे में घुमाने की जिम्मेदार है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपके कोर्स में और कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है, तो हम स्टेशनरी फ्रेम से ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो बिल्कुल चिल आउट करो, ठीक है। अब जो ताकत बॉडी को दायरे में घुमाने की जिम्मेदार है ना, वो बेसिकली क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दुनिया में रियल लाइफ एग्जांपल्स में अलग अलग सिस्टम है जिसमें अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस की तरह बिहेव कर रही होती हैं। मिसाल देते हैं आपको, एक मिसाल से समझो। देखो, जैसे आपके पास अगर मैं कोई धागा लूं, कोई रस्सी लूं, उसके किनारे पे एक पत्थर बांध दूं और धागे को ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, जिसे हम कहते हैं स्टोन बीइंग व्हिर्ल्ड इन अ सर्कल, WHIRLED, व्हिर्लिंग ऑफ स्टोन, व्हिर्ल करना, ऐसे घुमाना, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो, दो प्लेन होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल का कॉन्सेप्ट अमूमन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, बस ये बात ध्यान में रखना कि भाई वहां पे स्पीड वेरी करेगी, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगी, एंगुलर भी होगी। वो पढ़ेंगे आगे, वर्टिकल सर्कल पूरा एक डिटेल कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है, ठीक है। खैर, तो अब मिसाल दे रहा था मैं कि अगर आप एक धागे के किनारे कोई पत्थर बांध के ऐसे घुमाना शुरू कर दो, अब इसके अंदर जो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, दैट टेंशन इन स्ट्रिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी इन अ सर्कल। तो वो टेंशन वहां पे कैसे बिहेव कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और मिसाल लेते हैं, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे हमारे पास जो रेसिंग ट्रैक होते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा आपके पास जो बाहर रोड नेटवर्क होता है वो गोल मटोल सा बना होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है। उसमें अगर एक कार मूव कर रही है तो जाहिर है सर्कल में मूव कर रही है, तो उसके अंदर भी दायरे में घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फ्रिक्शन से आ रही है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, रोड सरफेस और टायर के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दो मिसालें हो गई, और मिसाल लो, तीसरी मिसाल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, वहां पे कूलम की फोर्स है। कूलम की फोर्स होती है बिटवीन चार्जेस, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो कूलम की फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घुमाने में। अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अर्थ राउंड द सन। सिमिलरली आगे चल के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे ही कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, वो सर्कल में घूमना शुरू करता है। तो उस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB sin थीटा, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन करने में। इसी तरह आगे चल के अभी हम कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे। उसके अंदर कंप्लीट कोनिकल पेंडुलम ऐसे होता है, मान लो ऐसे आपने एक धागा लिया, उसके किनारे पे कोई बॉब बांध दिया, पत्थर बांध दिया, कोई भी चीज, उसको आपने ऐसे घुमाया, ऐसे। एक तो होता है पेंडुलम को ऐसे छोड़ दिया, पेंडुलम भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ये है सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, ये हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक वही सेम
अज्यूम करो ऐसे मैंने एक धागा लिया, उसके किनारे पे बॉब बांध दिया, उसको ऐसे छोड़ दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे सर्कल ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है, वो बॉब ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। ये कहलाता है कोनिकल पेंडुलम, यानी कि कोन की तरह का बन रहा है। कैसे कोन भाई? वो बर्थडे पे टोपी देखिए, वो जो कोन वाली टोपी होती है, बर्थडे टोपी, जहां पे उसकी टोपी का पॉइंट है ना, वहां समझ लो आपने पकड़ा हुआ है और आप पेंडुलम को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ये है कोनिकल पेंडुलम। वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसके अंदर टेंशन का एक कंपोनेंट होता है टी साइन थीटा, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा होता है। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल सर्कल बनाओगे, मतलब कोई धागा लिया उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, अभी इसके अंदर टेंशन और वेट दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि वेट भी लग रहा है वर्टिकल प्लेन में और टेंशन भी लग रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग। ये भी आपके पास है। अब इसके अंदर यहां अपने जहन में क्या बात रखनी है, जिस सिस्टम में जो ताकत बॉडी को दायरे में घुमाने में जिम्मेदार है वो ताकत कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मैंने मिसालें दी हैं तो सारी नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी, जो मैं दूंगा, वरना आप खुद भी लिख सकते हो। अब इसका एक सवाल करते हैं और उस सवाल से कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है भैया? चलो अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन है जो कहता क्या है, अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। फ्लैट का मतलब क्या है कि वो कहीं से उठा हुआ नहीं है, इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है। ऑफ रेडियस 200 मीटर, आपको रेडियस दे दिया भाई साहब, रेडियस कितना दिया है 200 मीटर, और आगे आपको स्पीड दे दी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? स्पीड दे दी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? लीनियर स्पीड है, कैसे पता चला भाई? उसके यूनिट से पता चल गया। एंड हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इफ द मास ऑफ कार इज 1000 किलोग्राम, कहता है गाड़ी का जो वजन है वो कितना है जनाब? 1000 किलोग्राम गाड़ी का वजन है। कहता है व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन। अब पहले जरा सवाल समझिए। देखो भाई, हमें पता है, ये मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और मेरा बेटा यहां पे आपके पास कोई कार है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, तो आप नोट करो ये जो गाड़ी है, क्या ये आपको एक अदद दायरे में घूमती भी नजर आ रही है? तो इसका मतलब अगर ये सेंटर है तो इसके ऊपर यहां पे एक अदद क्या लग रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। इस गाड़ी को दायरे में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आ रही है। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द या प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो आपको बोल रहा है बताइए कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो प्रोड्यूस कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स कि इतनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। सवाल समझ आया? हमें यह समझ में आ गया कि अगर बॉडी फ्लैट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रोटेट कर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर्स एंड द ग्राउंड, दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपने बताना है कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। मसला नहीं है। देखो, अगर मैं इसको देखता हूं तो अगर मैं पहले तो देखूं ये गाड़ी है, तो मेरा बेटा जो गाड़ी है, गाड़ी का जो वेट है वो कहां एक्ट करता है? डाउनवर्ड। और जो जमीन का नॉर्मल रिएक्शन होगा, एन कह लो या आर कह लो, वो कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड एक्ट करेगा। तो पहले तो ये नजर आ रहा है कि गाड़ी चूंकि जमीन के अंदर नहीं घुस रही और हवा में नहीं उड़ रही, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि n विल बी इक्वल टू W। n से मुराद नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द व्हीकल, और फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है तो n पूरा का पूरा किसके बराबर है? W, क्योंकि रोड कहीं से ऐसे उठा हुआ नहीं है, फ्लैट है, तो जो गाड़ी का वेट है पूरा नीचे लग रहा है, पूरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा है। ठीक, अगर कहीं से रोड उठा हुआ होगा तो फिर ये पूरा पूरा मैच नहीं कर रहा होगा, इसीलिए उसने लिख के दिया है कि ये फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है। और वेट का फॉर्मूला कितना होता है जनाबे वाला? mg। ठीक हो गया। हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन या म्यू आर। ठीक है, एन नॉर्मल रिएक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे 2 घंटे का डिटेल लेक्चर ऑलरेडी हमने मोशन एंड फोर्स के लास्ट में मुकम्मल किया हुआ है, जो कि डायनामिक सेक्शन था हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू एम जी। ठीक है, इक्वेट कर देंगे लाके, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू एम जी। ठीक है, विल बी इक्वल टू, मेरे बच्चे क्या आ गया हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गई बात की? हमने निकालना क्या है? हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। जब फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है तो डायरेक्टली कर लो भाई, उसको खोलने की भी जरूरत नहीं है।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MAC बन जाएगा, नहीं तो mv²/r से भी निकाल लो। ठीक है बच्चे, हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ना। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आ रही है, सेंटीमीटर फोर्स से आ रही है। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वहीं से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है 1000, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 4500 न्यूटन। गौर से सुनिएगा अब मैं जो बात बता रहा हूं, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना होगा 4500 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो सेंटीमीटर फोर्स 4500 न्यूटन होगा, और आपके पास जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने खोल के दिखा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखो मेरे बच्चे, अगला पार्ट आपको क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने ये प्रोवाइड कर दिया। अब देखो बच्चे, पहले जरा यहां पे अगले पार्ट पे जाने से पहले ना जरा यहां समझ लो कि ये कह क्या रहा है। देखो, हमने अभी ये देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये क्या बनता है मेरा बेटा, mv²/r। अब देखो, अभी आपने जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाली पार्ट ए के लिए, वो कितनी आ रही थी आपके पास 4500 न्यूटन। ठीक है, आप इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर चाहो तो जरा 1 मिनट के लिए यहां से कैलकुलेशन करो। अभी पार्ट बी पे नहीं है, मैं पहले बैकग्राउंड में कुछ बता रहा हूं। मास कितना है जनाब 1000, स्पीड जिससे बॉडी रोटेट कर रही है वो कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया मतलब 30 × 30 अपॉन रेडियस कितना दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है मेरा बच्चा, 2 0 से ये 2 0 मर गए। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लिया, 3 3 का क्या हो गया 9, और 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9000, अपॉन में आ गया 2, यानी कि ये क्या आ गया मेरा बेटा 4500 न्यूटन। वही आंसर आ रहा है। अब देखो समझना, अगर ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर गाड़ी की रफ्तार 30 मीटर पर सेकेंड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट इन अ सर्कुलर ट्रैक कितनी चाहिए 4500 न्यूटन। तो वो आपने निकाल लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिल रही है। जरा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो, अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूं, गाड़ी की स्पीड में 30 से बढ़ा के 32 मीटर पर सेकेंड कर दूं, आपके सामने तो ये एक्सप्रेशन मौजूद है, आप यहां 32 पुट करना और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक में घूमते रहने के लिए, वो 4500 से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अब ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए इसको रखने के लिए। समझे, निकाल के देखो ये चीज। अगर मैं गाड़ी की स्पीड 35 कर दूं, यानी कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूं 35 मीटर पर सेकंड कर दूं, तो भाई साहब ये 35 जब मैं यहां रखूंगा तो यहां पे जो सेंटीमीटर फोर्स आएगी वो 4500 न्यूटन से ज्यादा आएगी। यानी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ताकि सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड की जा सके, ताकि गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा सके। पॉइंट समझ आ रहा है। अब हर जो सरफेस होता है उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की एक कैपेसिटी होती है। मिसाल से समझना बेटा, हर सरफेस, हर एक की ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की एक कैपेसिटी होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, वो जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था μmg, ऐसे ही है। वो डिपेंड करती है किसके ऊपर मेरा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, जो कि बेसिकली रफनेस है कि आपका सड़क कितना रफ है। डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो सड़क है, मान लेते हैं, समझना, हमारे पास ये जिस सड़क की बात चल रही है, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस गाड़ी के लिए जो प्रोवाइड कर सकता है वो है 5000 न्यूटन। ये सिर्फ एग्जांपल लिए समझाने के लिए, गौर से सुनिएगा। ये सड़क जिसके ऊपर ये कार मूव कर रहा है 100 किलोग्राम का, ये मैक्सिमम फोर्स कितनी दे सकता है 5000 न्यूटन। मिसाल दे रहा हूं, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेट्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए थी 4600 न्यूटन, हो गई, प्रोवाइड कर सकता था, कर दी। आपने मजीद स्पीड बढ़ाई, होते 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 सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो आ गई 5000 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये 5000 दे सकता था, आ गई। आपने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। जैसे ही आपने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसे उस सर्कुलर ट्रैक में चलाने के लिए, वो 5000 से मजीद बढ़ गई। अब जो जमीन है, जो सड़क है, वो तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी दे सकता है 5000 न्यूटन, वो नहीं दे सकेगा। तो क्या होगा, गाड़ी स्किड कर जाएगी। यही वजह है कि जब कभी भी आप टर्न लेते हो वहां लिखा होता है स्पीड कम करें, क्योंकि आगे खतरनाक मोड़ है, आगे एक स्टीप कर्व है। तो अगर आप
स्पीड कम नहीं करोगे तो उससे होगा क्या, आपकी स्पीड ज्यादा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए वो ज्यादा चाहिए। जमीन इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो वो क्या होगी, स्किड कर जाएगी। पॉइंट समझ आ गया, हाँ या ना। इसका मतलब यहां पे एक सेफ स्पीड होगी या मैक्सिमम स्पीड होगी जिसके बाद गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, वो हमें निकालनी है। सही है भाई साहब, इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरा बच्चा, इसका मतलब यह हुआ मेरा बेटा कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जमीन प्रोवाइड कर रही है वो ज्यादा होनी चाहिए जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसके मुकाबले में, या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई और जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ज्यादा हो गई तो गाड़ी उलट जाएगी, या हम कहेंगे गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, एंड दैट इज डेंजरस। ठीक है, ये डेंजरस है और ये अनडिजायरेबल कंडीशन है, ये आपको चाहिए नहीं होती, अनडिजायरेबल है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब देखो अगला पार्ट पढ़ो, अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक। ठीक है, ये आपने मालूम करना है, मैक्सिमम स्पीड बताइए। अभी निकालते हैं, हमें एफ का फॉर्मूला पता है, एफ कितना है, म्यू एम जी। मजीद समझो एक और तरह से, अगर अभी भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। म्यू कितना है भाई, 0.8, मास कितना है 1000, जी का वैल्यू थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कितना है 10। ठीक है, होता 9.8 है लेकिन समझाने के लिए मान लो 10 है। आपने 0.8 को लाके 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 8000 न्यूटन। ये 8000 न्यूटन मेरा बेटा मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो जमीन प्रोवाइड कर सकती है इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, इस मास के लिए मैक्सिमम। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं इसके अगेंस्ट में स्पीड निकालूं तो भाई साहब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, mv²/r। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मैक्सिमम वाली, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। यहां मैंने लग दिया 8000। ठीक है, और मास कितना है 1000, v मुझे चाहिए, अपॉन में कितना है भाई 200। ठीक है, 3 0 से 3 0 मर गए, इसको वहां ले जाएंगे तो 8 2 क्या हो गया मेरा बेटा 16, और 2 0 एज इट इज लग गए, ये हो गया v²। अगर अंडर रूट लूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 का रूट होता है 4, 100 का रूट क्या होता है 10। मेरा बेटा ये क्या आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। अब जरा आप देखो, अगर आप फिर समझो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सुन लेना क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड्स पूरा इसी का अगला वर्जन है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा। अगर आप दोबारा समझो, पूरा कॉन्सेप्ट नए सिरे से रिवाइज कर रहा हूं। आपकी गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रही है, आपको ये कुछ नहीं पता, गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रही है। सर्कुलर ट्रैक में रहने के लिए उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो भाई निकाल लो यहां से, यहां 40 रखा, मास रखा, ये रखा, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है 8000 न्यूटन। यानी कि इस कार को सर्कुलर ट्रैक में, इसी सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए 8000 न्यूटन। ये फोर्स आएगा कहां से, बिटवीन द फ्रिक्शन जो कि टायर और ग्राउंड के दरमियान में। तो भाई आपकी जमीन 8000 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे सकती थी, यहां पे दे दिया उसने, गाड़ी मजे सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। अब पीछे से एक और भाई साहब आए, उन्हें बहुत जल्दी थी जाने की, उनकी गाड़ी की रफ्तार 40 से ज्यादा है, मान लो 45 मीटर पर सेकंड है या 50 मीटर पर सेकंड मान लो। अगर 50 मीटर पर सेकंड है और मैं उसके लिए, मानो एक भाई साहब आ रहे हैं और उनकी गाड़ी की रफ्तार कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी सर्कुलर ट्रैक में रहने के लिए। तो भाई गाड़ी का मास कितना है, सेम कार है 1000 वाली, और ये हो गया। ठीक है, अपॉन में रेडियस कितना है मेरा बेटा 200, जो मर रहा है उसे मार दो, ये और ये मर गया। 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई किया 25000, 25000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 12500 न्यूटन। मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए 12500 न्यूटन, उसको जो कि 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ऐसे ही है ना भाई, ठीक है ऐसे ही चाहिए। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड हो सकती है 8000 न्यूटन, तो एक्स्ट्रा 4500 कहां से आएगी, कहीं से भी नहीं आएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, वो ताकत जो बॉडी को सेंटर की तरफ बुला रही है वो ज्यादा है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है उसे सेंटर की तरफ गिरने से रोकने के लिए वो कम है। तो क्या करेगी, गाड़ी स्किड कर जाएगी, कुलाटियां मारती हुई चली जाएगी। पॉइंट समझ आ गया, तो सीखा गया, मोड़ काटते हुए गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए। दूसरी चीज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप यहां से निकाल लोगे। अब इसी को
हम यूं कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपकी जमीन प्रोवाइड कर रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट लिमिट ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गई। ये लास्ट लिमिट है, यानी कि ये लास्ट लिमिट है। अगर आपके पास आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स इससे ज्यादा हो गई, जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी? स्किड कर जाएगी। अब इसका एक सो कॉल्ड शॉर्टकट भी बताया जाता है, वो भी देख लो भाई। शॉर्टकट यहीं से आता है, म्यू एम जी विल बी इक्वल टू एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम से एम मर गया, इसको वहां ले जाएंगे तो वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है जिस पे आप ट्रेवल कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी निकालोगे यही आंसर आएगा। ये यहीं से निकाला है मैंने, ये 0.8, ये 10, ये 200। भाई यहीं से तो आया है। इसको पहले मैंने ये अलग निकाला, फिर यहां इक्वेट कर दिया, शॉर्टकट निकालने के लिए डायरेक्ट कर दिया। यानी कि आपकी जो सेफ स्पीड है, अगर मैं लिखूंगा ना सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो सेफ स्पीड है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू आर जी अंडर रूट, ये मैक्सिमम स्पीड है जिसके ऊपर आप टर्न कर सकते हो गिवन रेडियस के ऊपर। अदरवाइज आपकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए। 40 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है तो इस पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। इससे कम स्पीड होगी तो टेंशन ही नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। इससे ज्यादा होगी तो अभी सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है वो कम है, तो गाड़ी क्या करेगी? स्किड कर जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है भाई साहब? ठीक है। अब यहां पे एक मसला समझो और। अब मसला क्या है? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। जब बारिश होती है, गौर से सुनना, जब बारिश होती है तो क्या होता है? तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी 0.8 है तो ये आंसर आ रहा था। अगर मैं ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 कर दूं तो यही आंसर 6000 न्यूटन आएगा। जरा तसल्ली से कॉन्सेप्ट सुनो। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 कर दूं तो यही आंसर 6000 आएगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ड्राई सरफेस पे जब बारिशें नहीं हो रही 8000 न्यूटन तक का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जमीन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जब बारिशें हो रही हैं, बारिश हो गई या रोड स्मूथ हुआ है, ऑयल गिर गया, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन है, ये कम हो गया 0.6, 0.4, 0.3, तो ये 3000 हो गया। इसका मतलब जो गाड़ी नॉर्मल हालत में उसके ऊपर बगैर स्किड हुए गुजर जाती थी वो अब नहीं गुजर सकेगी। मसला समझ आ रहा है? तो हम जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हम सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेने के बजाय नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी इन्वॉल्व करते हैं और हम क्या करते हैं? रोड को एक साइड से उठाना शुरू करते हैं, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये बैंकिंग ऑफ रोड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए किया जाता है ताकि अकेला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर रहा हो। क्योंकि अगर सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी तो अगर ऑयल गिर गया, पानी गिर गया, तो म्यू चेंज हो जाएगा। म्यू चेंज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई, तो नॉर्मल हालत में जो गाड़ी स्किड नहीं कर रही थी अब उसी स्पीड पे वो गाड़ी स्किड कर जाएगी। भाई अगर ये 0.6 है तो ये 6000 न्यूटन दे सकता है। जब ये 6000 देगा तो अब 40 मीटर पर सेकंड के ऊपर अगर वही गाड़ी दोबारा आएगी तो वो स्किड कर जाएगी। तो हम ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, सही है? तो हम क्या करते हैं? रोड्स की बैंकिंग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अगला लेक्चर होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स का। ठीक है मेरा बेटा, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक और सवाल की तरफ जाते हैं। अब मेरा बेटा आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन और मेंशन है। देखो कहता क्या है कहता आपको यह है कि आपके पास कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज 80 किलोग्राम व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस। पहले समझ लो ये सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है एक बंदे की जो कि जिसका मास ये रहा, रेस्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड एट एन इक्वेटर। ठीक है, एट द इक्वेटर। अर्थ के बारे में हमें ये बात पता है कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है तो ये जो बंदा है ये अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज अ सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन। पढ़ चुके हैं ये बात। भाई अर्थ रोटेट कर रही है, इस बंदे को देखो, लेकिन ये बंदा अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो ये जो बंदा अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको इस दायरे में रहने के लिए इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, वो बतानी है। इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी, वो बताना है। इसकी कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वो बताना है। सही है। अब अगर मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है तो मेरा बेटा क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स आर ओमेगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। भाई स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होती तो आपको पता चलता, मैं और आप भी तो वो बंदे ही हैं, ठीक है। v इक्वल्स आर ओमेगा, तो भाई साहब v विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की जगह पे क्या आएगा 2 पाई बाई टी, टी इक्वल्स 2 पाई बाय ओमेगा से निकाला ये फॉर्मूला, ठीक है भाई साहब। 2 पाई, आर क्या है, रेडियस। भाई मैं अगर अर्थ के सरफेस पे मौजूद तो मुझसे अर्थ के सेंटर तक का फासला अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, ये गिवन है। अपॉन में जो टाइम है, अर्थ एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है, 24 घंटे में। यानी मैं अभी यहां जहां पर हूं 24 घंटे बाद वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर कोई समथिंग 466 या 465 मीटर पर सेकंड के अराउंड आपका आंसर आ रहा होगा। यानी कि मेरा प्यारा बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो उसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी या लीनियर स्पीड होगी, वो कितनी आ रही है, 465 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय आर। v आपको पता है 465 ऊपर स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, ये गिवन है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Fc विल बी इक्वल टू MAC, मास ऑफ बंदा आपको पता है, वो भी आ जाएगी। आप यहां से नोट करो, वाहिद सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी चीज है जो वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये जो लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हर बंदे की, चाहे उसका मास कोई भी हो, वो यही रहेगी, क्योंकि वो बंदे के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। पॉइंट समझ आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। यानी कि अगर अर्थ रोटेट कर रही है, मैं उसके ऊपर मौजूद हूं, तो मेरे पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो मेरे ऊपर अगर एक सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगती टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इस केस में, जिसको आप वेट कहते हो, वो ना लगती तो मैं ऐसे टेंजेंशियली उड़ता हुआ जा रहा होता। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं टेंजेंशियली फ्लाई करता हुआ स्पेस में गुम हो जाता, कहीं मैं क्या आप लोग भी गुम हो जाते जाके, ठीक है। तो वेट एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं भी उड़ता हुआ नहीं जा रहा। ठीक है भैया, कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। और मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैं कोनिकल पेंडुलम जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी जो डेरिवेशन है ना, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिंपल सी डेरिवेशन है, तो मैंने वो नोट्स में अपने इंक्लूड कर दी है। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से उसे देख सकते हो। ये आपको कोनिकल पेंडुलम लिखा हुआ कहाँ मिलेगा, ये पंजाब KP के सिंध के अंदर कहीं नहीं है, नई किताब में भी नहीं है सिंध की। बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जहां आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखते हो, वहां आपको कोनिकल पेंडुलम में जितना हिस्सा पढ़ा रहा हूं उतना हिस्सा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका कभी कोई सवाल नहीं आया, लेकिन आ सकता है, क्योंकि कोई अनोखी चीज़ नहीं है। मतलब अनोखी चीज़ से मुराद ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वो एज इट इज़ उठा के लग रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो ये मेरा बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई एक सपोर्ट है, इस पॉइंट से आपके पास कोई एक स्ट्रिंग हैंग हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना कुछ इस तरह से सर्कल के अंदर आप जो है ना वो इसको क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो। ठीक है, ये ऐसे सर्कल सही है, सही है, सही है। ठीक है, देखो इधर, अब जरा आप ना इसको इमेजिन करना, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप इमेजिन करना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखो समझो मेरा बेटा, आपके पास सूरत हाल कुछ ये है। देखो ये आपके पास मान लीजिए सपोर्ट है, यहां से एक धागा है जिसके एंड पे बॉब मौजूद है, जिसका कुछ मास है m मौजूद है। ठीक है, आप इसको इस तरह से घुमा रहे हो, यूं घुमा रहे हो, आप इसे यूं घुमा रहे हो। सहन में वो बर्थडे कैप ले आओ, बर्थडे कैप होती है ना कोन वाली, वो ले आओ। उसके टॉप पे जो पॉइंटेड
टॉप होता है वहां पे आपने होल्ड किया हुआ और ऐसे घुमा रहे हो कि एक कोन सा बन रहा है, ये कहलाता है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है मेरा बच्चा, कोनिकल पेंडुलम एक जर्नल पेंडुलम है, इसी से हम सिंपल पेंडुलम निकालते हैं। कोनिकल पेंडुलम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाने के लिए होता है और सिंपल पेंडुलम पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझा रहा होगा जब ऑसिलेशन का पार्ट पढ़ेंगे। यहां पे मेरा बेटा मान लीजिए वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये जो आपके पास यहां पे ये जो लेंथ है ये मान लेते हैं मेरा बेटा हमारे पास लेंथ कितनी है, एल के बराबर है। ठीक है, और ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो है ये बेसिकली आर रेडियस है उस सर्कल का जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। और ये मेरा बेटा हमारे पास, अच्छा ये पेंडुलम की लेंथ नहीं है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये मेरा बेटा हमारे पास हाइट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हाइट है। ये पेंडुलम भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं दायरे के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे देखूं कि बेटे यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो मेरा बेटा एक तो ऐसे टेंशन है जो कि अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंशन हमेशा कहां एक्ट करती है, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक मेरे बेटे इसका वेट है और वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा। जो थीटा यहां है वही थीटा यहां बन जाएगा, थीटा सेम हो गया। क्यों भाई, z बनता नजर आ रहा है, देखो ये z बनता नजर आ रहा है, तो भाई साहब ये वाला जो कंपोनेंट है टेंशन का वो बन जाएगा t cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, t sin थीटा। अब आप नोट करो ये जो पेंडुलम है ये ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे नीचे नहीं जा रहा। जब ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अलोंग y एक्सिस सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस जीरो है। भाई ये और ये बैलेंस हो रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब t cos थीटा विल बी इक्वल टू वेट विल बी इक्वल टू mg। हो गया। सिमिलरली आपका जो ये जब ये दायरे में घूम रहा है तो आप नोट करो, क्या ये नजर आ रहा है कि ये जो t sin थीटा ये बेसिकली नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन कर रही है, हाँ या ना। और आप इसको जब घुमा रहे हो तो इसका जो ये एंगल है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है ये कांस्टेंट है, हमने माना हुआ है कि ये एंगल कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मेरा बेटा ये t sin थीटा विल बी अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स। क्या मैं कह सकता हूं, ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना, टुवर्ड्स द सेंटर। तो मेरा बेटा ये बेसिकली क्या कर रही होगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो t sin थीटा है ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। ये है कोनिकल पेंडुलम। इससे आपने समझना क्या है, अगर आप किसी एक धागे के अंदर कोई बॉब बांध के ऐसे 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 घुमा रहे हो एक कि वो कोन बन रहा है या कोनिकल पेंडुलम उसे आप कह रहे हो, तो उसके अंदर जो t sin थीटा है टेंशन का एक कंपोनेंट वो बेसिकली क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भैया, ये हमारे पास था हमारा कोनिकल पेंडुलम। इससे रिलेटेड जो सवालात पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए। मजीद क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क सेक्शन में डाल दिए, उसको आपने लाजमी सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपका होमवर्क सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड होगा कि हम सड़क को उठाते क्यों हैं, ताकि अकेला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर रहा हो, और कैसे करते हैं ये काम वो देखेंगे। उससे अगले में हम हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे कि वर्टिकल सर्कल क्या होता है, और टार्जन वाला फेमस क्वेश्चन जिसमें एटी, एसी और नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी होती है वो भी सारा का सारा उसके अंदर करेंगे। ठीक है भैया, तो मुझे बताना लाजमी कि समझ में आया या नहीं आया।